नमस्कार, मैं प्रकाश प्रियांशु आप सभी का छोटा भाई और साहित्यिक परिचर्चा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। अ, परिचर्चा का जो केंद्र है वो है आदमी की बात डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी। आज के प्रधान वक्ताओं में डॉक्टर सुधाकर तिवारी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे थोड़ी देर में और डॉक्टर रश्मि वासने मुंबई से जुड़ेंगी। अ, होम्यो बाबा सेंटर में वो हिंदी अधिकारी हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रामानुज द्विवेदी जी, श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं। वहाँ पर कुशीनगर में तहे दिल से स्वागत है। डॉक्टर अभिज्ञात सर वरिष्ठ पत्रकार के साथ-साथ उपन्यासकार, साहित्यकार आपको भी नमस्कार, स्वागत है इस स्टूडियो में। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई कहें, साहित्यकार कहें, अनूठा व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है और आज के साहित्यिक परिचर्चा में। हम लोग साहित्यिक चर्चा के क्रम में आगे बढ़ने से पहले ये बात सर्वविदित है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कविता एक मानव मन की अभिव्यक्ति है। मनुष्य जो भी सोचता है, उसको लिपिबद्ध करता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो कविता का रूप धारण करती है, ऐसा माना जाता है। और इस पर विभिन्न आलोचकों ने अपनी-अपनी राय दिया है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि व्यक्ति चाहे जो भी सोच ले, जिस अर्थ में सोच ले, वो एक कवि की अपनी अभिव्यक्ति होती है और जिस रूप में वो अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, वही उसके लिए कविता बन जाती है। सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर अभिज्ञात सर को कि आप आएँ और इस पुस्तक के संबंध में हालाँकि मैं एक छोटा-सा परिचय बता दूँ इसे अभिज्ञात जी को आमंत्रित करने से पहले कि डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी बक्सर के हरनाथपुर गाँव के रहने वाले हैं। कलकत्ता में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। न केवल हिंदी अधिकारी बल्कि सिनेमा जगत में, संगीत जगत में, लेखन जगत में इनकी कविताएँ कई भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ाई जा रही है विदेशों में भी। कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं और ख़ास बात ये है कि कहना क्या है भोजपुरी साहित्य विकास मंच के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम लोगों ने सोचा कि इस किताब पर चर्चा की जाए, इसके पहले इनकी लगभग मुझे लगता है कि 4 कविता संग्रह, 4 से 5 कविता संग्रह और एक कहानी संग्रह, एक उपन्यास जिसमें हमन है इश्क मस्ताना बहुत चर्चित है और मुझे बहुत पसंद आई ये पुस्तक। इत्यादि कई रचनाएँ अभी इस प्रक्रिया में जारी है, अभी आने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे उस पर विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अभिज्ञात सर को। हार्दिक स्वागत है सर। विमलेश जी के नए कविता संग्रह को पढ़कर सुखद अनुभूति हुई है। इन्होंने पहले भी बेहतरीन कविताएं लिखी, पढ़ी मैंने और उस पर लिखा भी मैंने। बेहतरीन कहानियां लिखी, बहुत अच्छा उपन्यास लिखा, हमन है इश्क मस्ताना। इनके भोजपुरी गीतों काफ़ी लोग दीवाने हैं, मैं भी इनका मुरीद हूँ। और लेकिन रचनाशीलता जो इनकी उत्तर बढ़ती जा रही है, उसमें जो पहनापन आ रहा है, उसमें जो संजीदगी आ रही है और जो नए दृष्टिकोण उसमें और उभर रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि एक लेखक निरंतर अगर उसकी अगली कृति में विकास दिखाई दे तो बहुत संभावना दिखती है उसमें और ये लगता है कि बहुत कुछ कहने के लिए उसके बाद बचा हुआ है। और विमलेश जी का नया संग्रह पढ़ने के बाद तो लगता है कि इसमें जो बहुत ही मतलब सुखद प्रगति दिखाई दी है इस संग्रह में उनकी। और इस संग्रह को पढ़ते हुए कुछ दिमाग में नोट्स मेरे उभरे, तो मैंने उसे लिख लिया कि कहीं गड़बड़ा ना जाऊं, क्योंकि मैं इस समय ऑनलाइन जो हूँ वो ICCR में एक बहुभाषिक कवि सम्मेलन चल रहा है, तो थोड़ी सी ध्यान उधर बटा हुआ ध्यान। तो मुझे लगा कि जो मैंने नोट्स लिखे छोटा सा वो उसको देखकर मैं पढ़ूं या उसके आसपास पढ़ूं तो ध्यान जो भटकाव है उसको केंद्रित कर पाऊंगा। लेकिन पढ़ता हूं मैं फिलहाल। हर शब्द उपयुक्त क्रम, नए अर्थ और समकालीन अर्थ को व्यक्त करने की ललक के साथ।
हर वाक्य ताजा मुहावरा बनने को और हर वक्तव्य नारा बनने के क्रम में कविताओं में धधकती आग है और संवेदना भी। लगभग विडंबनाओं से जूझने के क्रम में रुलाई के अंतिम छोर तक पहुंची संवेदना क्रोध और बदलाव की बेचैनी की आग को शांत करने के काम नहीं आती, बल्कि वह हवा देकर और भड़काने में लगी है। ये उनकी संवेदना का जो प्रभाव है, जैसे पेट्रोल काम करता हो आग को भड़काने में, उस तरह जो बेचैनी और उनके कविताओं में आग है, उनको इनकी संवेदना जो है वो शांत नहीं करती, उस आक्रामकता को और तीव्र करती है। उनका नया कविता संग्रह आदमी की बात इन सारी बातों को पूरी शिद्दत के साथ रेखांकित करती है। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए हमें बार बार धूमिल का तेवर दिख जाएगा, जो व्यवस्था की खामियों से सीधे टकराने को आतुर है। उनकी कविता में पाश जैसी बेचैनियां हैं, जो आदमी की निरुपायता के कारण उसके तंग दायरे को रेखांकित करता है और उससे बाहर आने को लगभग उकसाता है। आपने वो कविता याद आ रही होगी कि घर से निकलना काम पर और सीधे घर लौटना, तो वो उस तरह की कविताएं पाश की। अवतार सिंह पाश मेरे भी बड़े प्रिय कवि रहे हैं और मैं जालंधर में रहा, तो वो लगभग उनके गांव के रहने वाले मित्र, पत्रकार मित्र भी वो नहीं है, तो इनकी कविताएं पढ़ते हुए मुझे पाश की भी बहुत याद आती है। भाषा में ग्राम्य जीवन की सोधी गंध ही नहीं, सच को बेलौज ढंग से कहने का साहस भी है, किंतु भाषा की मुहावरेदारी और बिंब योजना अत्याधुनिक कवियों की अग्रिम जमात में खड़ा करता है। जो लोग देशज तरह की कविताएं लिखते हैं, उनमें प्रायः बिंब वगैरह जो है वो पुराने बिंब हैं, जो मतलब आरूढ़ हो गए, उसमें नया कोई चमत्कार नहीं दिखता है। लेकिन विमलेश जी की कविताओं में देशज है, गांव देहात है, लेकिन बिंब योजना एकदम आधुनिक है। उसका कारण शायद यह भी है कि केदार जी जैसे बिंब धर्मी कवि पर इन्होंने शोध किया है, तो बिंब की समझ जिन्होंने केदार जी को समझने की लियाकत हासिल की है, तो बिंब की भी उन्हें समझ भी होती है और बिंब का जबरदस्त प्रयोग करना भी वो जानते हैं। तो विमलेश जी की कविताओं में जो बिंब हैं वो गांव से तो लिए गए हैं, लेकिन वे आधुनिक है, अत्याधुनिक है, बल्कि उत्तर आधुनिकता की दिशा की यात्रा भी करते हैं। तो इस तरह से वे एकदम आधुनिक कवि हैं एक साथ भाषा और लहजे और बिंब के प्रयोग में, और दूसरी तरफ उनकी जो संवेदना है वो गांव से भी जुड़ी हुई है और गांव की चीजों को पीछे छोड़ते नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसकी विडंबनाओं पर नजर रखते हैं, वहां के हालात को लेकर चिंतित रहते हैं और संवेदित भी रहते हैं। कि विमलेश जी ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में बच्चों के भविष्य की चिंता है, स्त्री की हंसी का मान है और स्त्री की शक्ति की समझ भी है, बुजुर्गों के एकाकीपन की व्यथा और बेरोजगारों से जुड़ी असुरक्षित भविष्य की चिंताएं, यह सब उनके काव्य संसार को समृद्ध करते हैं। संगीत की गहरी समझ ने छंद मुक्त कविता को भी पठनीयता और एक खास तरह की आधुनिक छंद विन्यास को सुशोभित किया है। इस संग्रह की कविताओं में आज का समय पूरी समग्रता के साथ व्यक्त हुआ है। हिंदी का वर्तमान और भविष्य ऐसे कवियों से समृद्ध हुआ है। विमलेश त्रिपाठी की कविताएं गहन संवेदनशीलता और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को प्रभावी ढंग से व्यक्त करती हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों के जटिल ताने बाने से बुनी हुई है, जहां समाज की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य मिलता है। उनकी कविताएं हाशिए पर रहने वाले लोगों की पीड़ा और संघर्ष का सजीव चित्रण करती है। स्त्री जीवन पर उनकी कविताएं विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, जो स्त्रियों के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के साथ
उनकी संवेदनाओं और जटिलताओं को गहराई से उजागर करती हैं। उनकी रचनाएं प्रेम, ईश्वर और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे विषयों को गहराई से स्पर्श करती हैं। कविताओं में किस्सा गोई और शब्द चित्रों की श्रृंखला है जो उन्हें संजीव और चाक्षुष बनाती हैं। गांव की स्मृतियां और देशज भाषा का कुशल उपयोग उनकी कविताओं को जीवंतता प्रदान करता है। सामाजिक विडंबनाओं की उनकी कविताएं न केवल आलोचना करती हैं बल्कि बेहतर विकल्प की कामना भी व्यक्त करती हैं। विमलेश जी की कविताएं सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और विद्रोह को उजागर करती हैं, जिससे वे युग दृष्टा कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो विमलेश जी की कविताएं ऐसी, ये मेरा छोटा मोटा नोट था कि विमलेश जी की कविताएं उन छद्माचार वाली कविताएं नहीं है कि नकली भंगिमा के साथ आ गए, कह कुछ और रहे हैं, जी कुछ और रहे हैं, अनुभव कुछ और कर रहे हैं। यानी उनके अलग अलग जो उनके चित्र मिलते हैं वो अलग अलग दिशाओं के, अलग अलग दुनियाओं के मिलते हैं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक समग्रता है, जो जीते हैं, जो सोचते हैं, उसको लिखते हैं। यही उनकी कविता को अत्यधिक विशेष रूप से हमारे करीब ले आता है, लोगों को जोड़ता है, विश्वसनीय बनाता है और ये आश्वस्त करता है कि यह कवि अभी आने वाले समय में बहुत कुछ लेकर आएगा। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ फिलहाल, और जल्दी इन पर मेरी इस पुस्तक में अच्छी टिप्पणी आपको देखने को मिले। बहुत बहुत बधाई विमलेश जी। और आपने इस प्रियांशु जी, आपने इतनी बेहतरीन संग्रह पर यह आयोजन किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये आमने सामने बात होती तो और बात होती, फिर भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा। डॉक्टर विज्ञात सर का बहुत शानदार और बेहतरीन, यूँ कह सकते हैं गागर में सागर बनने वाली समीक्षा रही। ये बात सही है कि केदारनाथ सिंह की जो कविताएं रही और उनकी जो बिंब विधान रहा, बिंब अगेती में मिलता है, और लेकिन केदारनाथ सिंह की जो बिंब है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अटूट रूप से डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी जी की कविताओं में है। और मुझे ऐसा लगता है कि की बात नहीं है, बाकी चीजों में जो जिन संघर्षों से केदार जी बचते हैं, इशारा करते हैं, विमलेश जी उसको दुख को पहाड़ के कंधे पर लाद कर आगे निकले हुए हैं। जुझारू कवि है ये, महीनी के कवि नहीं है। बिल्कुल। और ये परंपराएं हैं जो केदार जी की परंपराएं आगे विकसित हो रही है, उसमें विमलेश जी भी है, मैं भी उसी में छोटा मोटा जुड़ा हुआ हूँ केदार जी से। और हम लोगों के ऊपर दायित्व है कि हम केदार जी के जो तत्व हैं आप उसको लेके आगे बढ़े। तो केदारनाथ सिंह बनी है सर। नहीं, विमलेश जी मेरी पीढ़ी के बाद के सबसे पावरफुल कवि मैं मानता हूँ, और बहुत हम आशा के साथ देखते हैं कि कभी न कभी हम लोग इनके रूप में जीवित रहेंगे, इनमें कहीं ना कहीं हम रहेंगे। जैसे केदार जी कहीं ना कहीं हम में है, विमलेश जी में है, तो हम एक सामूहिकता की तरफ हैं। और ये संघर्ष अकेले का मामला नहीं है, प्यार की बात अकेले कर सकते हैं, संघर्ष अकेले का नहीं होता, ये सामूहिक चीज है। तो विमलेश जी हमारे अगले मोर्चे के नायक हैं। बिल्कुल ठीक है, बात आगे बढ़ाएं, अब मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बीच डॉक्टर रश्मि वासदेव जी जुड़ी हैं मुंबई से, उनका तहे दिल से स्वागत है। बात की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि विमलेश भैया की कविताएं एक समग्र विश्व है, जहाँ पर एक चीज नहीं, एक वैश्विक फलक उनके दृश्य को उजागर करती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति में इतना गुण कहाँ से आ जाता है, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा अनूठा व्यक्तित्व, कविता की शानदार वो शब्द प्रयोग, ऐसा लगता है कि हकीकत में जी रहे हैं, और इतना हकीकत में जी रहे हैं कि आज जो हो रहा वो उनकी कविता का विषय भी बन जाती है, और गंभीर रूप से साधारण देखने में लगती हो, लेकिन बहुत गंभीर अपना रूप लिए छाप छोड़ती है पाठक के ऊपर में। मैं चलूंगा सबसे पहले
हमारे बीच डॉक्टर रामानुज द्विवेदी जी जुड़े हैं, श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष। द्विवेदी जी का हार्दिक स्वागत है और आप आएँ और अपना वक्तव्य रखें कविताओं पर। द्विवेदी जी, आवाज आ रही है हमारी? धन्यवाद प्रियांशु जी। स्वागत। हेलो जी, स्वागत, आवाज आ रही है सर। आवाज मिल रही है? बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी विद्वत जन को नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं, और भाई बिमलेश जी को बहुत बहुत बधाई। आदमी की बात है कि बिमलेश भाई की बात है। बिमलेश जी, ये केवल आप ही कर सकते हैं कि एक समय में गुड़ की चाय बनाकर पी लेते हैं, लता जी के गीत को भी सुन लेते हैं, और फिर उसी समय गमलों में पौधों को पानी दे सकते हैं। ये जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपका हृदय है, जो आपका मन है, एक बार इतने विषयों से जुड़ सकता है, और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपने जिन विषयों को छुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप केवल छुए नहीं हैं, आप विषयों को जीते हैं। आपको चिंता है इस विकासशील भारत के किसानों की, आपको चिंता है राजा के रूप में जो मदारी बहुरूपिये आते हैं, रंगमंच पर कौन कौन से अपने कला दिखा जाते हैं और कैसे छद्म वेश धारण करके हमको ठग लेते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि फिर कल वही होगा, और वैसा कुछ नहीं हो पाता है। इसको आपने करीब से देखा है। आपने कुरीतियों पर प्रहार करने का प्रयास किया है। आपका जो आम आदमी है वो नींद से बाहर है और नींद में भी है, चाह कर भी वो कुछ कर नहीं सकता, अनसुना कर देता है, और तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक समय उसके पक्ष में न हो। जब समय उसके पक्ष में हो तो आपके अनुसार वो कुछ करने की जुगत बनाता है, कुछ करने की हिम्मत कर बैठता है, और तब तक ये जो सरकारें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो सब उनके परिस्थितियों के बाहर की चीज हो जाती है। आपने बच्चों की चर्चा की है, बच्चों की चिंता की है, जिसमें जाति भावना से ऊपर उठ करके ये बच्चे कहीं रेल के डिब्बे में झाड़ू लगाते मिलते हैं, कहीं कचरे के डिब्बे से कचरा, वो कचरे के पाट से कचरा ढूंढते मिलते हैं। ये बच्चे कभी और बाल श्रम, खेल, इनका जीवन, इनका हंसी, ये सब कुछ उसी की तरह से है जैसा आप अपने मन में इनको सोच रहे होते हैं। और भाई त्रिपाठी जी, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि फिर आपकी जब नई लेखनी आए तो इन बच्चों की इन दशा के लिए कहीं कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, तो हम पर भी आप कलम चलाएं। बच्चों को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बच्चों को इस अवस्था में, इस व्यवस्था में पहुंचाने के जिम्मेदार हम उनके अभिभावक हैं, हम उनकी सरकार हैं, हम उनके माता पिता हैं, हम उनके शिक्षक हैं, हम उनके संरक्षक हैं। जो में है तो यह समग्र हेलो त्रिपाठी जी। जी बोलिए। हमारा आवाज मिल रही है? मिल रही आ रही है, लेकिन अब आ रही। तो मैं कल पढ़ रहा था, आप सभी विद्वत वरेण्य हैं, बाप को जब वृद्धाश्रम पहुंचाया तब जाके कुत्ता पाल सका। मैं बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाया, जब वृद्धाश्रम पहुंचा पाया तब मैं कुत्ता पाल सका। अर्थात हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो जन्मदाता हैं, हमारे लिए जो आदरणीय हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं,
उनके लिए हमारे मन में क्या भावनाएं हैं। हम उनको कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन उनको पालना हमारे लिए कठिन हो गया है। आपने छोटे छोटे विषयों को इतने गंभीरता से उठाया है। त्रिपाठी जी, आप आदरणीय हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपने लिखा है बोलो। अब रंगमंच पे वो क्या बोलेगा? कभी मदारी के रूप में आता है, कभी राजा के रूप में आता है, कभी विदूषक के रूप में आता है, और कभी साहित्यकार के रूप में आता है, कलमकार के रूप में आता है, लेकिन अंततः हमारे भावनाओं को अपमानित करके ही वो अपना पर्दा गिरा देता है। विमलेश जी, आपकी लेखनी, मैं पहली बार ये पीडीएफ हमको मिला है भाई प्रकाश जी द्वारा, और आपसे जब मैं मिला अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में कोलकाता में, जब हम लोग मिले थे, तो हमारी आपकी पहली मुलाकात थी, और इतनी शानदार लेखनी आपकी है कि अब मैं क्या बताऊं। कायरता के विरुद्ध जो आपने लिखा है, आपका भाव है कि लोहे के बिना लोहा नहीं करता, अर्थात बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए अगर बुरा बनना पड़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए। किसी भी स्तर पे वो बुराई समाप्त होनी चाहिए। अगर आपने समाज में दुष्कर्म को उठाया है, अनाचार को उठाया है, इन विषयों पर आपने इतने करीब से लेखनी का काम किया है। वो हमको पंक्ति याद हो रही है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात इस समाज के इन कुरीतियों, दुर्व्यवस्थाओं की जो पीड़ा है, उसको आपने हृदय से महसूस किया है। ये आपके विषय से परिलक्षित होता है। एक देश का मामूली आदमी जिसको आपने उठाया है कि जितने समय में लिखकर पूरा करता हूं कविता, दुनिया कुछ और बदल चुकी होती है। अर्थात इस दुनिया में जो नाटकीय ढंग बदलने का है, आम आदमी उससे जुड़ नहीं पाता है अपने आप को, और जब तक जुड़ने की व्यवस्था रखता है, तब तक ये फिर कहीं और नए परिधान में ये उसके सामने उपस्थित हो जाती है। लिखा है, मैं सच का बच्चा हूं। मेरे पूर्वज हल जोतते थे, किसानी करते थे, इस देश का इतिहास जानते हैं, इस देश का भूगोल जानते हैं, इस देश की कृषि जानते हैं, मैं यहाँ के मुल्क को जानता हूँ, बाग बगीचे को जानता हूँ, व्यवस्थाओं को जानता हूँ, हम सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैं अनजान और मूक दर्शक बन के सब देखता हूँ इन अल्प ज्ञानियों के सामने जो हमारे ऊपर शासन और अपनी व्यवस्था थोपते हैं। आपने देश का मामूली आदमी, नींद और नींद के बाहर, विरोध, आपकी जो विरोध कविता है, कुरीतियों और अत्याचारियों का विरोध मन से जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रहा है। लोगों को अन्याय के खिलाफ हम जगाने का प्रयास करें। जब तक लोग जागते हैं तब तक ये चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, और इस दुनिया में नए ढंग से नई कुरीतियां पनप जाती हैं। भाई विमलेश जी, आपकी इस कविता संग्रह का मैंने बहुत थोड़ा सा अवलोकन कर पाया है, लेकिन अब तक मैंने जो समझ पाया है, आप केवल लिखे नहीं हैं, इनको आप जीने का प्रयास किए हैं। यह आपकी अंतर आत्मा की आवाज है, जो कभी बच्चों के रूप में नींद के बाहर, बोलो कवि, और एक कवि फिर से अपने अस्त्र संभालेगा, कुरीतियों के खिलाफ लिखेगा, कुरीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसकी कलम चलेगी। यह सब आपने व्यक्त करने का प्रयास किया है। विमलेश जी, आप बहुत सफल कलमकार हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे और आपकी कविता मिले और आपके लेख आए, उसको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, और फिर हम अति शीघ्र इस तरह के कार्यक्रमों में जुड़ें। आपको नई बधाई और नई उम्मीद के साथ हम आप सबको नव वर्ष की पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं।
भाई प्रियांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विमलेश जी की कविता जब हम लोग पढ़ते हैं तो कविता को पढ़ने के बाद कविता से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि अन्य कवियों की अपेक्षा जो आजकल के कवि लिख रहे हैं वो कवियों की तुलना में इनकी कविता हृदय की स्पर्शग्राही कविताएं हैं। बहुत कवियों की कविताएं ऐसा होते हैं। तिवारी जी, तुलना तो की ही नहीं जा सकती है। ये विमलेश जी की जो कविताएं हैं इनसे तुलना नहीं की जा सकती वर्तमान कवियों की। कुंतल के भाव से साहित्य लिखे जा रहे हैं और विमलेश जी की जो कविता है पाठक को समग्र रूप से सचेतन अवस्था में आना पड़ेगा, तब इन कविताओं को जानना पड़ेगा। कुंतल के भाव साहित्य लिखने वालों की तो बातें हटा दीजिए, तो विमलेश जी की कविताओं की तुलना आधुनिक परिवेश में लिखे जा रहे साहित्य से नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और विमलेश भैया केवल कविता तो लिख ही देते हैं, इनकी गजल यदि हम सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं और दुनिया में हम लोग पहुंच जाते हैं और पहुंचते कि जहां पर कल्पना करना भी समझ। कभी हम लोग सुनेंगे, उस पर भी हम कराएंगे कि एक दिन लाइव सेशन हम लोग चलाएंगे कि गजल और उनका शेर शायरी सुने कि जिनके अंदर में कभी प्रेम हुआ नहीं उनके अंदर भी कविता और ये गजल सुन के प्रेम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अद्वितीय वर्णन है कविताओं में। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, आपने समीक्षा की। और पुस्तक पढ़ना चाहिए और पुस्तक के बिना मुझे लगता है कि संसार नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये चूंकि ये किताब और पुस्तक मार्केट में आ गई है पूरी तरह से और इस पुस्तक को पढ़ा जाए, बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाए, इस पर समीक्षा हो। इस पुस्तक को एक जगह मैंने भेजा तो उस व्यक्ति ने वो छात्रा ही है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कवि का सिलेक्शन मुझे बदल देना होगा और वो पीएचडी विमलेश भैया पे ही करना चाह रही हैं। आज ही मुझे सुबह सुबह बात हुआ कि कहीं कि नहीं, अब मुझे कवि का सिलेक्शन बदल के विमलेश सर पे ही जाना होगा और उन पर हमें करना होगा। तो हमारे लिए बहुत किस्मत की बात है, खुशखबरी है कि भाई हमारे लोगों के ऊपर में ऐसा काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। और हमारे बीच डॉक्टर रश्मि वासने जी जुड़ी हैं मुंबई से, मुझे लगता है कि उनसे बात हुई थी, वो ट्रेन में ही है और तमाम तरह की आवाज हम सुन पा रहे हैं। तो द्विवेदी जी आप बने रहें क्योंकि कुछ और भी चर्चाएं होगी और मैम का स्वागत है, आप अपनी बात रखें। मैं जानता हूं कि आप यात्रा में हैं लेकिन फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं मैम। स्वागत है। धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज तो आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। नहीं, इंश्योर करें क्योंकि हाँ जी, तो मैं जल्दी से जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ करके समझा है, जाना है, जल्दी जल्दी में उस पर ही मैं बात करती हूँ सीधा, क्योंकि कनेक्टिविटी ना चली जाए, मुझे उसका डर ज्यादा है। तो मैं सीधे अपनी बात पे आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि हमारी 21वीं सदी के हिंदी काव्य के वरिष्ठ हस्ताक्षर, अब ये कनिष्ठ नहीं रह गए, वरिष्ठ हस्ताक्षर विमलेश त्रिपाठी को उनकी काव्य कृति आदमी की बात के लिए असंख्य शब्द शिल्पियों की तरफ से अनेक साधुवाद देती हूँ जो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। इन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह से बोलूंगी। इनकी काव्य रचनाओं का प्रमुख स्वर सच से ओतप्रोत रहता है। वे साफ साफ कहते हैं, मैं झूठ को झूठ की तरह देखूंगा, सच को चिबह होते हुए देखूंगा। लेकिन समाज के दोगले चलन के अनुसार झूठ को सही मानने के लिए कभी तैयार नहीं है और अपने निर्णय पर अटल रहते हुए कहता है, अपने को सही साबित करने के लिए तुम खूब कहानी। नेटवर्क चला गया उनका। तकनीकी समस्याएं हैं लेकिन वो तुरंत जुड़ेंगी।
तकनीकी युग में थोड़ी समस्याएं आती है जब हम प्रत्यक्ष रूप से संवाद करते हैं तकनीक के माध्यम से। ये विज्ञान का बहुत हम लोग आभारी है कि हम लोग बैठे कहीं और हैं और संवाद कर रहे हैं एक साथ बैठ थोड़ा कर स्टूडियो में। डिजिटल, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा डिजिटल और थोड़ा टेक्निकल बन चुकी होती है अनगिनत लीटर देसी शराब और कट चुकी होती है अफीम की फसल। क्या बात है। जी जी, स्वागत है। स्वागत है। हाँ जी, मैं जारी रखूं। तो मैं कह रही थी कि अभी कह रहा था कि साबित मुझे इस धरती का सबसे निकृष्ट जीव तुम्हारी ईर्ष्या का यही खाद्य है बंधु। तुम जियोगे हर बार जैसे जी जाता है असत्य, मैं पराजित सत्य की गठरी के साथ फूल हो जाऊं। क्योंकि है कि सच है के जासूसी होगी उसे छुपाया जाएगा। आवाज बाधित हो रही है। रश्मि जी तुरंत जुड़ेंगी और ट्रेन का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी-कभी होने लगता है। कभी वो कोई कविता कोट कर रही थी और जी इसी बीच चला गया। तो ये जो है ठीक है, इस तरह की समस्याएं तो तकनीकी के ऊपर हमारा बस नहीं है। हम अभी उतने उन्नत नहीं हो पाए हैं तकनीकी रूप से, हमें और उन्नत होना है। लेकिन वो जुड़ जाए फिर तो आगे की बात वे रखेंगी। तुरंत जुड़ेंगी वो। तब तक त्रिपाठी जी जी देश के नाम प्रधानमंत्री का जरूरी संदेश जो आपका है, देश के नाम प्रधानमंत्री का जरूरी संदेश प्रसारित हो चुकता है टेलीविजन पर और वे अपने कुनबों के साथ डिनर करने में मशगूल हो जाते हैं। अब उनको इस देश में क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है। संदेश प्रसारित हो गया, बच्चे परिवार में चले गए और वहां अपने वो डिनर का लुत्फ लेते हैं। इसी बीच देश का एक मामूली आदमी अचानक आकर के और आपकी कविता पर गिर पड़ता है। असहाय और लहूलुहान। क्या लिखते हैं विमलेश जी, नमन है आपकी लेखनी को। क्या बात है। आप लोगों का प्यार है। असल में मैं बहुत सारी चीजें महसूस करता हूँ और समय इस तरह का हो गया है। यह समय बहुत डरावना और खतरनाक मुझे लगता है और कई बार मैं सोचते सोचते अवसाद में चला जाता हूँ कि कैसे इन चीजों को ठीक किया जाएगा, कैसे ये चीजें ठीक होंगी। असल में ये सही कहा अभिज्ञात जी ने कि या प्रियांशु जी भी कह रहे थे कि जब तक आप चीजों को जिएंगे नहीं, चीजों को आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की पंक्तियां, इस तरह की चीजें नहीं निकलेंगी। तो शिद्दत से चीजों को जानना और समझना ये मैंने किया है और कई बार देखते हुए चीजों को और घटनाओं को घटते हुए देख करके मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ और एक तरह से कई बार अवसाद में भी चला जाता हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि इन कविताओं में प्रतिरोध तो है लेकिन एक करुणा भी है और साथ में दुख भी है, क्षोभ के साथ दुख भी है और कुछ ना कर सक पाने की जो छटपटाहट है। जिस तरह से कभी हम मुक्तिबोध को पढ़ते हैं और मुक्तिबोध जब लिखते हैं कि
पूरी दुनिया साफ करने के लिए जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, एक मेहतर चाहिए। हो नहीं पाती। जी तो उस मेहतर न हो पाने की जो पीड़ा है या जो व्यक्ति के बदल जाने का जो संघर्ष है, स्वागत है। वो सोचते हो। रश्मि जी फिर जुड़ गई हैं, आप आगे आ बात गई रखें डॉक्टर रश्मि रश्मि जी। जी, नहीं, आपका स्वागत अब है। शायद नहीं जाए। देखा जाए नेटवर्क का तमाशा है ये। हाँ, लेकिन अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ट्रेन में होने के कारण शायद ये नेटवर्क की समस्या आपके साथ आ रही है। नेटवर्क हाँ, अप डाउन होता रहता है तो ये समस्याएं थोड़ी बनी रहती है। जी। मैम जुड़ेंगी, विमलेश भी आप जारी रखें तब तक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वह जो पीड़ा है, वह जो दर्द है, मैं आदमी की बात जब कहता हूँ तो आदमी का एक विशेष अर्थ है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हैं कि कविता आदमी को बदले, तो सबसे पहले कविता आपको बदलेगी, आपको जी आदमी बनाएगी। तो ये एक पूरी मुहिम है कि मैं अपने ही अंदर, अपने ही मन के अंदर मेरे द्वंद चलता रहता है कि मैं कितना आदमी हो पाया। लेकिन यह जरूर है कि बहुत सारे मोर्चों पर, जाति के मोर्चों पर, संप्रदाय के मोर्चे पर और अपने अंदर बैठे एक पुरुष के मोर्चे पर रात दिन द्वंद चलता रहता है। और मैं कई द्वंद्वों से जीत कर निकलता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं, कुछ मैल है अभी भी मन के अंदर, देह के अंदर, जिन्हें छूटना बाकी है। तो जी कहने का मतलब कि जब आप पूरी तरह से मुकम्मिल इंसान बन जाते हैं, कविता मुझे लगता है कि आपको छील छाल करके, काट छांट करके और रगड़ करके एक पूर्णतः मनुष्य नहीं बनाती है। तब तक आप कवि नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि तुम तो कवि हो गए। हाँ, मैं कहता हूँ कि अभी कवि नहीं हो पाया हूँ भाई। कवि होना साहब इतना स्वागत आसान है। नहीं है। जी रश्मि जी, स्वागत है। देखें आपकी आ रही है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं हाँ बोल बोलिए। सकती हूँ जी जारी जी रखने बिल्कुल में। बिल्कुल। तो मैं कह रही थी कि कवि जानता है कि सच संदेह के घेरे में है, उसकी ही कुड़की होगी, जासूसी होगी, उसे छुपाया जाएगा, ट्रक से कुचला जाएगा, बेदखल किया जाएगा, पीपल पर लटका दिया जाएगा। फिर भी कवि को विश्वास है कि अंततः सत्य जीत जाएगा। दृश्य में गूंजेगा सत्य को जीत जाने का नारा। वह नारा किसी परमाणु बम से भी ज्यादा होगा खतरनाक और विषैला, क्योंकि झूठ अपने सामने उसके सामने टिक नहीं पाएगा। कवि का संकल्प है कि मेरी और कोई उपलब्धि दर्ज ना हो, मेरी और कोई उपलब्धि दर्ज ना हो। सच के लिए मजबूती से अपने पंजे आगे किए हैं तो वह दर्ज हो। एक बार तो बनूं सच। सच करने का परिणाम, सच कहने का परिणाम ही है कि वह जीवन भर के लिए ब्लॉक हो जाता है और आत्मीयता की सारी कथाएं चली जाती हैं एक रोज। कवि का सच समसामयिक घटनाओं से संपोषित होता हुआ विस्तार प्राप्त करता रहता है। इनमें छल कपट भरपूर है। वे नाम नामी ओढ़ कर आएंगे, बुरके में छुपकर आएंगे। वे नए समय के शत्रु थे जो मित्र की तरह, पता नहीं क्या है, मित्र की तरह बोलते थे। वे मित्र की तरह बोलते थे। लोकतंत्र का भी हाल कुछ ऐसा ही है। 5 साल में एक बार कहते जनता की सरकार, 5 साल में एक बार कहते जनता की सरकार। मतदाता और प्रत्याशी पी रहे पानी
एक होकर एक ही घाव। बहुत ही बड़ा व्यंग है इसमें। तभी तो ये प्रश्न भी उठाया है कि क्या भरोसा है उन पर जो संविधान की शपथ लेकर आपकी सेवा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने के लिए तत्पर है। अब ये अलग बात है कि आदमी नाम के जानवर को सपने और सम्मान से ही खरीदा जा सकता है। अपने व्यापक कलेवर में कवि ने इतिहास, भूगोल सभी को शामिल किया है। ऐतिहासिक तथ्यों से खुद को जोड़ते हुए कवि कहता है, मेरे अनुभवी हाथों को काट देंगे। हमें ताजमहल की याद आ जाती है। वे जला देंगे सदियों की मेरी संजोई किताबें। नालंदा याद आता है। इसलिए कवि सारे छद्म कवियों और बुद्धिजीवियों की जमात से खुद को बेदखल कर देता है और अपनी मंशा स्पष्ट करता है कि उसे खालिस आदमी की मौत मरना है। विभिन्न दृश्यों के बिंब खींचते हुए कवि अपनी नींद के विकारों और उससे इतर की कठोर वास्तविकताओं को गो गो करते हुए स्वर देता है और 2000 के निरर्थक गुलाबी नोटों की तुलना में अपनी अधूरी कविताओं को बेहतर मानते हुए अपनी जेब में रखे हुए है, जिनके उपहास से वह मरता जा रहा है। मेरी कविताएं उड़ा रही हैं मेरा उपहास, मर रहा हूं मैं रोज बरोज, एक शर्मनाक मौत आजकल, शब्दों के जहर पीता बहुत धीमे लगातार। इतना ही नहीं, कवि कहता है कि मैं कवि नहीं, एक शापित ब्रह्मांड हूं, और हुंकार भरता है कि जब तक अपने शब्दों को लिए न उतर जाऊं इस आग के दरिया में, मुझे कवि मत कहना। मनुष्य तो कतई नहीं। मनुष्य बने रहने की इच्छा इतनी प्रबल है कि कवि कहता है, मैं सदियों तक इंतजार करूंगा, मैं सदियों तक इंतजार करूंगा उस सत्य का जिसके सपने ने मुझे आदमी बनाया। आदमी बने रहने के क्रम में कवि निरंतर संघर्षरत रहता है, थकता है, सुस्ताता है और फिर उठ खड़ा होता है। जो उसकी जिजीविषा से साक्षात कराता है। मैं बार बार आदमियों के पास गया, मैं बार बार आदमियों के पास गया, उदास और अकेले लौटा। मैं अकेला हूं मगर हारा नहीं हूं, कहीं चुपचाप गढ़ता रहूंगा सच कथा। हम लोग सत्य कथा सुनने के आदी हैं, लेकिन यहाँ है सच कथा। सच ही बनूंगा, मनुज हूं, तकदीर का मारा नहीं हूं। हिम्मत तो मरने के लिए ही नहीं, हिम्मत तो मरने के लिए ही नहीं, जिंदा रहने के लिए भी चाहिए होती है। इसके साथ साथ वह कामना करता है कि बक्से सा जीवन कुल पाता यदि, तो दुनिया में एक सुई भर प्रेम का हिस्सा कवि का भी होता। इतना ही नहीं, कवि अपनी आशा का संचार करते हुए कहता है, धरती अविश्वास के जल में डूब गई, धरती अविश्वास के जल में डूब गई, तैयार हो जाओ फिर से, यहाँ से नए जन्म की कथा शुरू हो रही है। इस काव्य संग्रह में कुछ अन्य विषयों पर रचनाएं और भी मिलती हैं, जैसे कि बच्चे, समाज में बच्चों के नाना रूपों की विद्रूपताओं को बच्चे की बाल परिपक्वता वयस्कों से कहीं अधिक प्रौढ़ है। बेशक उन्हें बहुत सी बातें मालूम नहीं है, लेकिन वे अपने भले बुरे का अंतर समझते हैं। तभी तो उन्हें सचमुच के आदमी की तलाश है। सर्वहारा के बच्चों के विविध रूपों का चित्रण कवि का व्यापक दृष्टिकोण दर्शाता है, जो खोखले आदर्शों पर हर रोज सूसू कर रहे हैं।
इस सुसु के साथ छीछी का प्रयोग सवर्गीय होने के साथ बालकोचित भी होता। फिर भी नाना विसंगतियों के बीच कवि आशान्वित है कि धरती के लिए बहुत जरूरी मासूम और कोमल सपनों के बिना भय के बहुत जरूरी मासूम और कोमल सपनों को बिना भय के खिलखिलाने के लिए ये बच्चे पे सुरक्षित होंगे। एक और विषय का बार कि कवि ने नाश जाने वाली बार कक्ष करते हुए कहा है कि माँ के बाद वे ही थी, माँ के बाद वे ही थी जो रोई ईमानदार आंख हमारी बेबसी और असफलताओं पर उन्हीं के आंसुओं को पीकर हमारी कविताओं को मिला नया जीवन। एक मैं और उदाहरण लेना चाहूंगी जो हमारे सरकारी कार्यालय में बहुतायत से मिलता है, और वो है हिंदी कवियों को इन्होंने सीधे सीधे संबोधित करते हुए कहा है, कवि होने का भ्रम पाले हुए सरकारी कर्मचारियों पर जो ये व्यंग उन्होंने कसा है वो उन्हें बेनकाब कर देता है। 2-4 पंक्तियां हैं उसकी, कहाँ गया, इसमें वो कहते हैं कि वीर ही शासन करते हैं, वीर ही शासन करते हैं, वे अफसर होते हैं, वे प्रबंधक होते हैं, वे ही नेतृत्व। कविता के पास उनकी इस वीरता पर थूकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत ही जबरदस्त व्यंग है इन बातों में। मैं और आगे बढ़ती हूँ, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं कवि की भाषा शैली पर भी बात करूं, क्योंकि वहां पर भी बहुत कुछ देखने को मुझे मिला है कि विमलेश की जो रचनाएं हैं उनमें आंचलिकता का छौंक बघार लगता ही रहता है। मुंह जावना, पहसुल, भियाना, मेहकर, बिहून, टिन्हे संदू, जनमनुआ, पोसुआ, जनता, पकवा इनार, अरार, अंजोर आदि इत्यादि। हाँ, एक और बढ़िया है, जय ही सच्च है, बाकी सब गप है। ललगड़िया से सोझिया, टेम, हम लोग अक्सर बोलते हैं टेम नहीं है। इसी तरह जिल्लत, आशिकी, बंदिश जैसे उर्दू शब्द हैं, तो उनके साथ साथ ब्ला ब्ला का अंग्रेजी कसक भी दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति की भी झलक देखते ही बनती है। गज मोती चौका पूर रही है नौचिया माई, जगाए जा रहे सदियों के सोए देवता पितर। विज्ञान के साए में जीवन यापन करने वाले इस कवि की रचनाओं में उसके प्रयोग यत्र तत्र मिलते रहते हैं। नाभिकीय विस्फोट, गिलोटीन, डायनामाइट, सल्फास, समय सापेक्ष, आइंस्टीन वाला, बल का सिद्धांत, इसका तो श्लेषात्मक सौंदर्य दिखाई देता है। द्रव के ठोस बन जाने का विरोधाभास तेजाबी बूंदों के कण बन जाने के रूप में मिलता है। काजल का रंग बेरंग हुआ बेरंग, काजल का रंग हुआ बेरंग, असमय समय का ईश्वर आदि इत्यादि। कोलकाता वासी कवि हुगली, ब्रिगेड परेड ग्राउंड आदि की चर्चा सहजता से करता हुआ दिखाई देता है। यमक का सौंदर्य देखें, मिट्टी का नागरिक, मिट्टी हो जाने तक, दोनों के अलग अलग अर्थ है। मिट्टी का नागरिक, मिट्टी हो जाने तक। इसी तरह सच का बच्चा, अभी किसी ने थोड़ी देर पहले भी कहा था, सच का बच्चा में क्लेश झलकता है, क्योंकि ये सत्य की संतान भी हो सकता है और सचमुच का बच्चा भी। अतीत की कंदरा जैसी उपमाओं की बौछार होती है। काहे का लोकतंत्र में
जैसे जैसे की श्रृंखला के रूप में जो स्मरण कराती है, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे जैसे जैसे। इनकी रचनाओं में मुहावरों का चुटीला प्रयोग भी मिलता है। जड़ों में मट्ठा डालना, गुड़ चने देना आदि। विमलेश की कविताओं में एक दृश्य, एक रूपक, एक भाव नहीं होता, बल्कि समाज, विश्व, ब्रह्मांड का आख्यान व्यक्त करती है, जो व्यंग कसती है, कचोटती है, व्यथित करती है, सोचने पर विवश करती है। उनकी संवेदनशीलता समाज की द्रुपताओं को उनकी कविताओं का विषय बना देती है। अपनी व्यापक फलक के कारण वे निरंतर चौंकाते रहते हैं। जब तक पाठक उनके एक बिंब में डूब रहा होता है, तब तक वह खुद को दूसरे बिंब के मुहाने पर पाता है। इस संग्रह में कुछ पुरानी रचनाएं भी हैं, जो देश काल का इतिहास दर्ज करती गई हैं। 2000 के गुलाबी नोट हो या आजादी का 7 दशक या संविधान का 70वां वर्ष, सब कुछ हंसने और रोने के बीच टंगे हुए मिलते हैं। मेरी आंखों में वक्त की धूल है या नहीं पता नहीं, लेकिन विमलेश त्रिपाठी को जरूर पहचान लिया इसने। इन्होंने केदारनाथ सिंह की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दौर अपने अनुभवों को शब्दों में ढाल के कविता की ऐसी शक्ति दी है, जिससे हुए उन्हें 21वीं सदी का केदारनाथ सिंह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इतनी अच्छी रचना लिखने के लिए। धन्यवाद। वाह, डॉक्टर रश्मि जी ने तो हाँ, मतलब इतनी सूक्ष्म, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी समीक्षा आनी चाहिए इसको। मुझे लगता है कि आपने इतनी बारीकी से पढ़ा है, और अन्य लोगों ने भी जो बातें कही हैं, बारीकियां जो मैंने देखी, तो मैं चाहता हूं कि इस पर लिखित कुछ आए, ताकि जो है और चीजें स्पष्ट हों और लोगों तक चीजें पहुंचे। ये आग्रह रहेगा आप सभी से। हाँ, बहुत भेज दूंगी मैं राइटअप, मेरा तो लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, टाइप जी करके जी भेज दूंगी, हाथ से लिखा हुआ है। जी जी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी मुझे। नहीं, जरूर सुधार भेज दूंगी। रहेगा जी। जरूर। रश्मि जी ने बहुत सूक्ष्म तरीके से विवेचन की। आप जी प्रियांशु जी। और क्या कहा? इन्होंने, रश्मि जी ने ठीक ही बात कहा कि विमलेश जी जब कविता लिखते हैं और पाठक जब उसे पढ़ता है, तो एक बिंब को पढ़ता है तो कहीं और बिंब तक पहुंच जाता है। ये साक्षात समाज से संवाद करता हुआ व्यक्ति, कभी ऐसा नहीं लगता कि बोर हो रहा हो। इनकी कविताओं में समग्र विवेचन दिखाई देता। कहीं बच्चा हो, कहीं वृद्ध हो, कहीं समाज हो, कहीं उत्पीड़न हो, तमाम बारीक और बड़ी-बड़ी, छोटी-छोटी बारीकियां दिखाई देती हैं इनकी कविताओं में, जिनको इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया है। सचमुच कहा जाए, और आपने ठीक कहा कि 21वीं सदी का केदारनाथ सिंह कहा जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं होगा। ऐसे हमारे विमलेश त्रिपाठी जी हैं। ये भी सच है कि आपने उन तथ्यों को लिया जहां पर ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में पहुंच जाते हैं। रहते हैं कलकत्ता में और पृष्ठभूमि बता रही है कहीं ग्रामीण परिवेश की, उस परिवेश की जिसमें आंचलिकता का पूरा चटपटा स्वाद मिलता हो। चटपटा स्वाद। गांव में हम लोग जाते हैं तो तमाम तरह की भाषा प्रयोग, मेल-जोल जो साधारण घर में हम लोग प्रयोग करते हैं, हसुआ, पसुल, इस तरह का शब्द, कहीं ऐसा लगता है कि आंचलिकता के माने में उस शब्द को देखा जाए तो फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल का भी कुछ झलकियां इनकी कविताओं में भी मिल जाती रही है। तो रश्मि जी, बहुत बहुत आभार आपका। इतनी छोटी छोटी चीजों को भी आपने पकड़ने का प्रयास किया। इन सबके बावजूद इनकी जो इंडिविजुअलिटी है, वैशिष्ट्य है, वो अलग दिखता है। मालूम पड़ जाता है कि इनकी लिखी हुई रचना है। इनकी लिखी हुई रचना है।
हाँ, वो ये तो अलग मालूम खास पड़ता है। वैशिष्ट्य है। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद ये रश्मि जी, आपने इतना वही है कि कवि अपनी भाषा एक गढ़ लेता है, तो हम लोग भी कई बार कई कवियों की रचनाएं पढ़ करके समझ जाते हैं कि ये इन्हीं कवि की रचना हुई, तो थैंक यू वो यार। भाषा रहती है जी। बिल्कुल सही बात। बीच और एक में बार आ हम कह जाता रहे हैं कि जो भी हो जाती लोग है चीजें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, उनको हम एक बार दोहरा दें कि जो भी लोग देख रहे हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं हमारी चर्चाओं को, उन्हें तहे दिल से स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमारी समीक्षाओं में, साहित्यिक परिचर्चाओं में आप लोग का साथ मिलता रहेगा। बाद में हम इस पर टिप्पणी करेंगे, सबका एक नाम लेकर के। बहुत-बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और आपकी बहुत जल्दी ऐसी अपेक्षा रहेगी कि आपका लिखित समीक्षा ज़रूर हमें प्राप्त होगी, और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तब तक के लिए बहुत-बहुत वो वापस धन्यवाद। जाके मैं टाइप करके भेज दूँगी। उस मेरे तो बिल्कुल, तैयार बिल्कुल। कंडीशन में खाली टाइप करना और भेजना है। बिल्कुल, बहुत-बहुत हो जाएगा। धन्यवाद। अंतिम हम चलते हैं एक कवि के ऊपर, उस कवि के ऊपर सीधा प्रश्न के साथ। एक प्रश्न के साथ कवि के पास पहुँचेंगे कि आखिर विमलेश त्रिपाठी कहना ठीक नहीं हुआ, विमलेश भैया यूँ करेंगे कि विमलेश भैया आप इतना तरह का जीवन कैसे जी लेते हैं? आपका हार्दिक स्वागत है इन कविताओं के संबंध में कि हम लोग 1-2 काम करते तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप इतना तरह के जीवन दर्शन, चिंतन, वैविध्यता लेकर के और इतना कविता में डूब करके जीना कैसे संभव हो सकता है? स्वागत है आपका। देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता और इसका ठीक-ठीक जवाब मैं नहीं दे सकता कि ये कैसे होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआती दौर से ही कला कला का हर पक्ष, आज भी मैं जब पेंटिंग कोई देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे! मुझे भी पेंटिंग करनी चाहिए। ये जो ललक है ना कला के प्रति, आर्ट के प्रति जो एक भूख है मेरे अंदर, वो है, आज भी है। और ये कहाँ से आती है? शायद प्रकृति की नेमत है कि आज भी मैं उतनी ही शिद्दत से किसी अगर अच्छी कविता को देखता हूँ, तो मुझे लगता है वाह! अभी रश्मि जी जब बहुत सारी बातें कह रही थीं, तो मुझे अपनी पंक्तियाँ याद आ रही थी कि अरे! ये भी मैंने कहा है, ये भी मैंने कहा, चीज़ें याद आ रही थीं और एक बिल्कुल ही अजीब मूड में उस समय हम होते हैं, जब लिख रहे होते हैं। एक उस समय हम खाना बोलिए गरम वेज थाली हम खाना। नहीं होते हैं। हाँ, जिस तरह से टी.एस. इलियट ने कहा है तो ये एक जो है एक अलग ही मोड होता है। तो ये किस तरह से रचना प्रक्रिया की जब बात कही जाए तो कविता एक कौंध है मेरे लिए, एक कौंध उपजती है मन के अंदर और वो सीधे ले जा कर के और मुझे पहुँचाती है। इसमें बहुत सारे मेरे जो अनुभव हैं और चिंतन है और जो मेरा पढ़ा हुआ और समझा हुआ ज़्यादातर, पढ़ने से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ये दुनिया इतनी बड़ी किताब है। निराला कहते थे 8 क्लास तक पढ़े थे और कहते थे कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इतनी बड़ी किताब तुम्हारे सामने जो है उसको अगर पढ़ लोगे तो इससे बड़ी किताब और क्या होगी? तो मैं जीवन और जगत को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ और वही सारी चीज़ें जो हैं मेरी कविता में अभिव्यक्त होती हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा कि मुझे कवि मत कहना, तो मैं अभी भी मैं ये दोहराता हूँ कि मैं बिल्कुल ही जब तक वो सड़क पर जैसे कहते हैं ना पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, वो मेहतर मैं हो नहीं पाता, मुक्तिबोध का जो दर्द है या पीड़ा है, कुछ उसी के आस-पास का दर्द और पीड़ा मैं महसूस करता हूँ।
अब तो पता नहीं ये लोगों को यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन कई बार कविता लिखते हुए मैं अवसाद में भी चला गया हूँ और मुझे निकलने में समय लगा है। कई बार दवाइयाँ, एक कहानी में लिखते हुए अत श्री संकल्प कथा, जब मैंने लिख के पूरा किया तो मेरी तबीयत खराब लगने लगी और नीचे का प्रेशर 110 पहुंच गया, मुझे दवाइयाँ खानी शुरू करनी पड़ी। तो ये डूब जाना होता है और ये कैसे आदमी डूबता है मैं नहीं कह सकता, शायद प्रकृति का कोई नेमत है या उपहार है जो मुझे मिला है। लेकिन फिर भी मैं ये दोहराना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, उसका अल्पांश भी मैं नहीं कर पाया हूँ। ये तो है ही। अब कहेंगे कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वह जो लिखना चाहता हूँ, अब तक तो नहीं लिख पाया हूँ। शायद भविष्य में लिख पाऊँ या भविष्य में मैं मुकम्मिल कहानीकार या उपन्यासकार या कवि हो पाऊँ। बस इतना ही कहूँगा, आप सुझाव देते रहिए और सिर्फ प्रशंसा में मैं विश्वास नहीं करता। कई बार कई चीज़ें जैसे रश्मि जी ने भी इशारा किया कि एक शब्द के जगह कोई और शब्द हो सकता था। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें और कहें, बताएँ, हैं? कि सिर्फ अच्छा ही नहीं, अगर कहीं बुरा है तो उसे भी बताएं। और मैं इस बात का हिमायती हूँ और मैं कभी भी, कोई भी लोग कहते हैं कि समीक्षा, मैंने कहा कि जो आपको लगे, जैसा भी लगे कि आपको लिखना है वैसा ही लिखिए। ये मत सोचिए कि कवि के बारे में कुछ नेगेटिव लिख दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्यों नाराज होगा? आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, आपने जैसा सोचा। हाँ, अगर आप पूर्वाग्रह प्रेरित होकर या व्यक्तिगत रूप से कुछ ये निकालने के लिए आप उस तरह से लिखते हैं, वो चीजें ठीक नहीं है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर आप नकारात्मक बातें भी बताते हैं मुझे, तो उससे मेरा ही विकास होगा, मेरे ही कवि मानस को शक्ति मिलेगी। तो यही बात है। और एक इसी संग्रह से मैं चाहता हूँ कि एक कविता मैं पढ़ूं। एक कविता, एक गजल जी। और एक संगीत, एक गीत। अरे नहीं, गीत तो क्या, एक गजल की कुछ लाइनें। मैं क्योंकि इसका समर्थन करती हूँ। क्योंकि पेज एक पर लोग कविता, इंतजार करें कि कुछ सुनने को मिले। हमारा बस इतना ही। एक कविता है इसी संग्रह में, ये जो आदमी की बात है, ये मेरे पास है। तो इस संग्रह से एक कविता मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हमारा बस इतना ही महत्व था। हम यहाँ ईश्वर बनने के लिए नहीं आए थे, न हमें अमरता का वरदान चाहिए था। हम ऐसे भी नहीं थे कि न कभी ऐसा होना चाहते थे कि हमारा इतिहास लिखा जाए। हमारे सपने बहुत छोटे थे। हम हंसना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, टूटकर दोस्ती करना चाहते थे। हमें चाहिए थी आजादी इतनी कि हम रो सकें, नफरत कर सकें उनसे जिनने हमारे सपने तोड़े, हमारी भूख और बेबसी को भी अपने फायदे के लिए नीलाम किया। हम नहीं बनना चाहते थे महापुरुष, पुरुष भी नहीं, लगभग सारे विमर्श हमारे पेट के पहाड़ से टकराकर दम तोड़ देते थे। हम तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति थे, जिसकी चिंता न सत्ता को थी न साहित्य को। दर्शन में तो हम रहे बिल्कुल अछूते ही। हमारा बस इतना ही महत्व था कि हम उन आदिम रास्तों और संघर्षों की याद दिलाते थे, जिनके निशान हमारे माथे पर गुलामों की मोहर की तरह सदियों से छपे। तो ये आदमी की बात कह रहा हूं मैं, उस उन आदमियों की तरफ से बोल रहा हूं कि जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही। और एक गजल
के 3 टुकड़े शेर मैं पेश करता हूँ। प्रियांशु भाई ने कहा कि अजब है कश्मकश, यहाँ भी कश्मकश है ये जिंदगी की क्या करिए। बिल्कुल। अजब है कश्मकश ये जिंदगी की क्या करिए, हम बचा लें जरा उल्फत यही दुआ करिए, हम बचा लें जरा वाह उल्फत यही दुआ करिए। और फिर देखिए कि हर गली शहर अब महरूम है फरिश्तों से, वाह हर गली शहर अब महरूम है फरिश्तों से, ये नया दौर है बंदों को ही खुदा करिए, ये खुदा नया करिए। दौर बंदों को ही खुदा करिए। और जानता कौन है कैसा है कि अंबर का जलवा, अंबर मतलब आसमान भी होता है, अंबर मतलब बख्तरी के नाम से मैं कुछ शेर व शायरी करने की कोशिश करता हूँ। साहिर साहब मेरे शायर को मैं भूल नहीं सकता। तो हम बचा लें जरा यही दुआ करिए। और जानता कौन है कैसा है कि अंबर का जलवा, जो जमी है मिली उसी को आसमां करिए, जो जमी है वाह मिली उसी को आसमां करिए। तो एक ये है। और एक शैलेंद्र का गीत जो मैं बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसी तरह का कोई गीत या वही गीत मैं गाऊंगा, और उसका ट्रैक भी बनकर आ गया है। तो उसकी 2-3 लाइनें मैं गीत के रूप में पेश करता हूँ, जिसका ट्यून वगैरह स्वागत। मैंने अपनी तरह से किया है। ये मुश्किलों के 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, गुजर गए 1000 दिन, ये मुश्किलों के 4 दिन। क्या बात है। तू जिंदा है वाह तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, वाह 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 वाह, बहुत उतार बहुत। ला जमीन पर, ये मुश्किलों के 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, गुजर गए 1000 दिन, ये मुश्किलों के 4 दिन। शुक्रिया। वाह बहुत बढ़िया भैया। और लोगन के इच्छा रहा लाइव जो हो चला था तो मैंने कि एक बार कहल जाओ। ना चलिए, आज सब की हम लोग लोग की जय बातचीत गुरु लंबी। सबको सबको मेरा नमस्कार और सबको प्रणाम। और मैं ये कहूँगा कि अगर मन बने और अगर ये सब कुछ सुन करके लगे कि कविताएं पढ़नी चाहिए तो जरूर आप पढ़ें। मुझे लगता है कि उन कविताओं को पढ़ करके आप समृद्ध होंगे। मैंने ये कोशिश की है कि कोई रास्ता मिले। तो अगर रास्ता कविताओं से कोई मिलता है या कुछ चीजें आपको मिलती हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। और आप अपनी ना अपनी शिकायतों से भी हमें परिचित कराएं। सबका स्वागत है, सबको नमस्कार। प्रियांशु जी और भोजपुरी साहित्य विकास मंच और
जुड़े हुए जितने भी विद्वान वक्ता रहे, जिन्होंने भी अपनी बातें रखी, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तब आज हम लोग का साहित्यिक समीक्षा यही विराम देंगे। जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, सबका तहे दिल से धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी समीक्षाएं हमारी टीम की इस पुस्तक पर जो हुई आप लोग को पसंद आएगी और इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। हम लोग पढ़ेंगे तो समृद्ध होंगे, क्योंकि कविता आत्मा को छूती है। हाँ, यह हिंद युग्म से प्रकाशित होकर, दिल्ली हिंद युग्म से प्रकाशित होकर आई है और लगभग हर ऑनलाइन पोर्टल पे यह मौजूद है। ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। यह हिंद युग्म अगर सर्च करेंगे तो आप हिंद युग्म को फोन करके भी वो बहुत ही कम कीमत पर आपको छूट के साथ वो जरूर आपके यहाँ भेज देंगे। तो अगर मन बने तो जरूर आप इसे खरीदें। मैं तो कविताएं खरीद करके ही पढ़ने का हामी हूँ और आज भी लगातार कविता से लेकर वरिष्ठ कवियों की कविताओं को मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ, देखता। जी प्रियांशु जी। तो आज का कार्यक्रम में ही हम लोग विराम देते हैं। उम्मीद है कि विमलेश भैया किसी तरह सृजनशीलता समृद्ध होती रहेगी, आगे आती रहेंगी और इसके बाद ये भी अपेक्षा है कि एक भोजपुरी काव्य संग्रह भी आए बहुत जल्द और मैंने कुछ हमें लगता है कि काम चल भी रहा है, बहुत जल्द आएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए समीक्षा के साथ, नए चर्चा के साथ हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।